तो चलिए भाई अब क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी अपन पढ़ेंगे भाई मैसिव ब्लड लॉस हो गया सपोज करो किसी पेशेंट में, तो अपन उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो बात करते हैं मैसिव ब्लड लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, अब मान लो कोई पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसका, एंड उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया। अब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आएगा, मैंने आपको बता दिया एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा। अगर समय पर आपने उसको हैंडल नहीं किया तो वो शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ तक हो सकती है। तो अब अपन बात करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट अपन पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं इस केस में, इमरजेंसी में जब वो आपके पास आएगा हॉस्पिटल में। तो अपन यूज़ कर सकते हैं गुरु, सबसे पहले अपन होल ब्लड यूज़ करेंगे। सबसे पहले होल ब्लड यूज़ करेंगे अपन, पेशेंट को आते ही अपन कंप्लीटली ब्लड चढ़ा देंगे उसके। अब इसकी यूनिट्स याद रख लेते हैं अपन, 1 यूनिट of blood contain 350 ml to 450 ml of blood, राइट। ये हो गया। एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस में इसको देंगे, एक्सेसिव ब्लड लॉस या ट्रोमा के केस में इमरजेंसी में अपन होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। देन उसके बाद दूसरा अपन यूज़ कर सकते हैं, अपना पैक्ड आरबीसी। सिर्फ पैक्ड आरबीसी की बात कर रहा हूँ, होल ब्लड की बात नहीं कर रहे अपन, कंप्लीटली पैक्ड आरबीसी, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी चढ़ाएंगे। इसमें ये कंटेन करती है 250 ml ऑफ ब्लड, 250 ml ऑफ ब्लड। इसको कब देंगे, एक्सेसिव ब्लड लॉस में भी दे सकते हैं, वही सेम आरटीए वाला केस आ गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला, एक्सेसिव ब्लड लॉस, या ट्रोमा में भी दे सकते हैं। बट बेसिकली आरबीसीज अपन देते हैं मेनली सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट्स में। सीवियर एनीमिया पता है ना आपको, एनीमिया हो गया तो आरबीसी का अमाउंट कम हो गया। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे हेरिडिटरी रीजंस वगैरह होते हैं, आप पैथोलॉजी में पढ़े होंगे, तो उसकी वजह से दे सकता है। मान लो किसी का <clears throat> <less than 7 चला गया, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी <less than 7 हो गई, तो अपन उसमें पैक्ड आरबीसी चढ़ा सकते हैं, तो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अपन यूज़ कर सकते हैं FFP, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। इसको कब यूज़ करेंगे, इसको अपन यूज़ करते हैं बेसिकली, इसमें 1 यूनिट ऑफ FFP में आपका 150 ml ऑफ ब्लड का वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा आपको, ये रिचेस्ट सोर्स होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑल क्लोटिंग फैक्टर, राइट। ये रिचेस्ट सोर्स होता है ऑफ ऑल क्लोटिंग फैक्टर। देन इसको अपन स्टोर करते हैं, स्टोर्ड एट -42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे FFP को अपन स्टोर करते हैं। देन उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ, इसमें आ जाएगा हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब इसमें कब देना है इसको, 1 यूनिट, इसमें 1 यूनिट होता है इसका 50 ml वॉल्यूम कंटेन करता है, ठीक है। ये नाम से पता लग रहा है इसमें आपका प्लेटलेट रिच होगा, प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, प्लेटलेट रिच होता है इसमें, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसली प्लेटलेट्स पाई जाती है। और इसको मेनली अपन कहाँ देंगे, जैसे कोई भी डिजीज़ होगी, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह हो गया, जहाँ पे आपके WBCs जो आपके प्लेटलेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे डेंगू हो गया, उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तब अपन इसको देते हैं। तो मेनली अपन इसका यूज़ करते हैं डेंगू में यूज़ कर लेंगे, लो प्लेटलेट पेशेंट्स में यूज़ कर लेते हैं, मान लो लो प्लेटलेट पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पेशेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं।
बस इतना सा इसका याद रखेंगे। और इसका स्टोरेज देख लेते हैं, इसको स्टोर करते हैं अपन गुरु। स्टोर एट 20 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद अपन क्रायो प्रेसिपिटेट का यूज भी कर सकते हैं। क्रायो नाम से पता लग रहा है, क्रायो जो ये वर्ड है क्रायो, क्रायो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपन ठंडे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन यूज करेंगे इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे यूज करते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे इसका यूज करते हैं। और टेम्परेचर कितना होता है -42 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने ऊपर आपको मेंशन किया था अभी, तो उतना ही टेम्परेचर लेते हैं। इसमें मैक्सिममली क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कौन से वाले, इसमें मैक्सिमम जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर मेनली इसमें दो ही क्लोटिंग फैक्टर देखने को मिलेंगे आपको। एक तो पहला 8, तो इसमें आपको 1 और 8 क्लोटिंग फैक्टर देखने को मिलेगा। और इसकी डेफिशिएंसी, 8 की डेफिशिएंसी कहाँ देखने को मिलती है आपको, हीमोफीलिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो हीमोफीलिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो क्रायोप्रेसिपिटेट का नाम में पता लग रहा है आपके क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे यूज करते हैं -42 डिग्री सेल्सियस। क्लोटिंग फैक्टर 1 और 8 से रिच होता है, ये रिच इन 1 और 8, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 8 की कमी किस में होती है, हीमोफीलिया में देखने को मिलती है। और क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है हमारा, इसका अपन यूज पीपीएच में कर सकते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में इसका यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्स्टेटिक में जो मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो आपका पीपीएच होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं आपको गायनी पढ़ाऊंगा तभी ये आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो ये आपका हो गया क्रायोप्रेसिपिटेट, और इसमें कंटेन करता है ये अराउंड आपका 15 ml ऑफ कंटेन 50 ml ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, राइट, रिमेंबर दैट पॉइंट। चलो, तो गुरु ये आपके हो गए, आपके मैंने आपको बता दिया। मैसिव ब्लड लॉस हो गया, आरटीए में होल ब्लड दे देंगे, पैक्ड आरबीसी चढ़ा देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा देते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा चढ़ा देते हैं, एंड आपका क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए मेन चीज़ें। तो ब्लड डोनेशन की अगर बात करें, ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड, 1 यूनिट ऑफ ब्लड 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कितना 350 ml टू 450 ml ब्लड कंटेन करती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइज ऑफ निडल अपन जो यूज़ करते हैं, अभी ये निडल की साइजेस पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसका एक कम्प्लीटली चार्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा, और उसकी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, और आप अच्छे से उसको याद रख पाओगे। तो मेनली अपन जो ट्रॉमा वगैरह केसेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, तो अपन मोस्ट कॉमनली 16 गेज की जो हमारी आती है, 16 गेज की जो निडल आती है, अपन उस निडल का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो बोर होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें जो फ्लो रेट होती है इसकी वो काफ़ी अच्छी होती है, ताकि ज़्यादा ब्लड अपन ट्रांसफ्यूज कर सकें। दैट्स वाई अपन 16 को उसकी निडल लेते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे निडल की जो बोर की साइज वो पतली होती जाती है, तो अपन 16 गेज की निडल यूज़ करते हैं इसमें मोस्ट कॉमनली। और इसको लगाते हैं अपन मीडियन क्यूबाइटल वैन। जानते हो कहाँ होती है मीडियन क्यूबाइटल वैन, आपके यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा जो है आपका यहाँ पे होती है मीडियन क्यूबाइटल वैन, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका इसका मामला। जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अपन साथ में कुछ एंटीकोगुलेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, करती हैं, एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि ब्लड के क्लोट्स ना बने। तो अपन मोस्ट कॉमनली कौन कौन से यूज़ करते हैं, अपन मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज का यूज़ करते हैं, इसको सीपीडी बोल दो, सीपीडी बोल दो। देन दूसरा आप सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज,
एसीटेट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ लाइफ्स होती है। जैसे अपन सीपीडी की बात करते हैं अगर ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले की जो लाइफ होती है वो 21 डेज़ की शेल्फ लाइफ होती है इसकी, 21 डेज़ की इसकी शेल्फ लाइफ होती है। एंड जो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्स्ट्रो एसीटेट जो एंटीकोगुलेंट है, इसकी जो लाइफ होती है आपकी, आप इसको डेज़ में ले लो, आप इसको 28 से 34 डेज तक ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, नंबर्स वेरी कर सकते हैं, बट अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, नियर बाई ऑप्शन को चुन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड जो अपन टेम्परेचर रखते हैं स्टोरेज का, स्टोरेज टेम्परेचर मैं आपको बता दिया, 4 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं, रेंज ले सकते हो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। शेल्फ लाइफ ऑफ आरबीसी की अगर बात करें तो मेनली आपको लाइफ स्पैन तो अपन बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आरबीसी का लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी अगर बात करें तो ये होता है 120 डेज, ठीक है। और अगर स्टोर्ड ब्लड की बात करें, अगर आपने ब्लड स्टोर कर रखा है तो आरबीसी की स्टोर्ड ब्लड, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ग्रुप, वो आपका 24 to 72 आवर्स, 24 to 72 आवर्स होता है, राइट। अगर आपने इसके बाद इसको यूज़ किया तो हिमोलाइसिस वगैरह का रिस्क हो सकता है। ये हो गया। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह याद रखो आप, जैसे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है वो आपका हो सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपकी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जब भी अपन ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आपने देखा होगा अपन डिजीज़ वगैरह की जांच भी करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़, HIV वगैरह की जांच करते हैं, हेपेटाइटिस बी वगैरह की जांच करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मलेरिया सिफिलिस वगैरह में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अपन सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे ना, तो आपकी HIV की तो करते ही आप बचपन से, आपको पता है आपको, हेपेटाइटिस बी की भी करते हैं अपन, सी की भी करते हैं, हेपेटाइटिस सी की भी करते हैं, ठीक है, मलेरिया की भी करते हैं, और अपन सिफिलिस की भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया। बस चलिए, अब अपन बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में। मैंने अभी आपको नीचे बताया कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है भाई। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में, क्या होती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब देखो, मोस्ट कॉमन रिएक्शन की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन रिएक्शन की बात करें तो आपका क्या होता है, फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जैसे आपके ब्लड चढ़ता है तो आपकी फीवर आने लग जाता है, फेब्राइल मेंशन कर रहा है अपने नाम में कि जैसे आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा आप क्या फीवर आएगा, उसको अपन बोलते हैं फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दूसरा जो मोस्ट कॉमनली होता है उसको अपन बोलते हैं ABO, इनकम्पेटिबिलिटी। नाम से ही है कि ABO मिसमैच हो गया। अब कैसे मिसमैच हो सकता है, मान लो कि कोई वार्ड बॉय है, उसको बोला गया कि भाई आपको ये वाला ब्लड लेकर के आना है, पेशेंट का ये ब्लड ग्रुप है और इस वाले ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। जल्दीबाजी में जाता है, बहुत सारा काम होता है हॉस्पिटल में, बेचारा परेशान हो गया, अकेला था और गया, और गलती से मान लो कि पेशेंट का A ब्लड ग्रुप है और गलती से B ब्लड ग्रुप की वो लेके आ गया, ठीक है। अब आपने पेशेंट को छुड़ा दिया। अब जैसे मान लीजिए पेशेंट का जो A ब्लड ग्रुप है, तो उस पेशेंट के A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होगा
और बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, राइट। अब जो बंदा लेके आ रहा है वो बी ब्लड ग्रुप लेके आ रहा है। अब बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, बी एंटीजन होगा और ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगी। तो जैसे ही उस ब्लड को पेशेंट के ए ब्लड ग्रुप के साथ मैच किया जाएगा तो बी के पास ए की एंटीबॉडी है और ए के पास बी की एंटीबॉडी, राइट। तो दोनों का भिड़ंत हो जाएगी, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, इसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाएगा। तो बस सेम चीज़ यही है और इसको ए बी इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और हाँ, इसका एग्जांपल आपका पता होगा, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसका जो आपका निमोनिक आपको याद ही होगा, क्या बोलते हैं उसको, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। तो माई ब्लड ग्रुप आगे, तो जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है वो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी में गिनी जाती है। चलिए, मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होगा, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज होता है इसका मेन। दूसरा आपको मैंने बताया ये टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछेगा। और मैंने आपको रीजन बता दिया, वो एंटीबॉडी एंटीजन आप समझते हो उन सब चीज़ों को। मोस्ट कॉमन कोज मैंने आपको बता दिया, एरर की वजह से हो सकता है, कोई सा भी एरर हो सकता है, वर्ड बॉय वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह जो भी है, गलती से ब्लड आप गलत चढ़ा दिए, उस रीजन से ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसमें आपका क्या होगा कि एबी इनकम्पेटिबिलिटी में आपका क्या होगा, जहाँ पे आपको ब्लड चढ़ाया गया, जैसे आपकी मीडियन क्यूबाइटल वेन है वहाँ पे आपके ब्लड चढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, हीट सेंशन होगी, एंड साथ में जो वेन है आपके वहाँ पे हीट सेंशन देखने को मिलेगी। बस इतना सा आपको फील होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इतना अपने को याद नहीं। और जो मोस्ट कॉमन साइन है ना ABO, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ABO इनकम्पेटिबिलिटी, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ABO इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोरियो देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया। क्यों होगा ओलिगोयूरिया, जैसे आपने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाकर के आपके को ब्लॉक कर देंगे, किसको, किडनी के ग्लोमेरुलस में जाएंगे एंड उसको वो चॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसकी वजह से आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और आप ओलिगोरिया में चले जाओगे, राइट। ये आपको मैंने रीजन बता दिए। और साथ में थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में अपने को क्या करना है, ABO इन कॉम्पेटिबिलिटी के ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी के रिएक्शन ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली तो क्या करना है, इमीडिएटली स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोको, ड्रग्स देंगे अपन, कुछ ड्रग्स देंगे, जैसे डायूरेटिक्स दे देंगे उसको, ओलिगोयूरिया हो रहा है ना तो डायूरेटिक्स दे देंगे। चलिए, तो दूसरा मैंने आपको बताया, आप इसमें इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे सकते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपकी एलर्जी एंड फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन होती है उससे आपको ये प्रिवेंट करता है। देन उसके बाद अपन देखते हैं एक और टॉपिक इसमें आता है कि आपके मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने कर दिया, मान लो किसी पेशेंट को आपने जितना ब्लड चढ़ाना था उससे कई ज़्यादा अमाउंट में अपने पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने कर दिया, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने पेशेंट में कर दिया, तो उससे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। देखो यार, मैंने आपको टाइप्स बता दिए, आप होल ब्लड दे सकते हो, प्लेटलेट रिच वाला दे सकते हो, प्लाज्मा वाला दे सकते हो, सिंपल RBCs दे सकते हो। अगर आपने एक्सेस ब्लड चढ़ा दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपकी, प्रॉब्लम आपकी हो सकती है DIC हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकती है, एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपके पेशेंट में एक्सेसिव क्लोटिंग हो सकती है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से सारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो यूज़ हो जाएंगे और पेशेंट की DIC हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल क्लोट्स बन जाएंगे बॉडी के अंदर जगह जगह पे, तो DIC का रिस्क होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके क्या हो सकता है भाई, पेशेंट में ओवरलोड हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है पेशेंट में, आपने ब्लड ओवरलोड हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया जिसकी वजह से आपके पेशेंट में
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है मोस्ट कॉमनली जो एनीमिक पेशेंट होते हैं, एनीमिक पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ओल्ड एज के पेशेंट को भाई उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो रहा, आपने उनको इतना सारा ब्लड दे दिया, तो ओल्ड एज के पेशेंट में आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ओल्ड एज के पेशेंट में देखने को मिल सकती है। ये हो गया। देन आप ट्रीटमेंट में क्या करोगे? ट्रीटमेंट अपने को कुछ नहीं करना, आपको डायूरेटिक देने पड़ेंगे। डायूरेटिक क्या करते हैं? आपके ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन पे जाकर के डिफरेंट साइड्स पे काम करते हैं, वाटर का लॉस करवाते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट से देंगे इसमें। तो गुरुजी ये हो गया आपका कंप्लीटली जनरल सर्जरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको शुरुआत से बताया। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हिमरेज के बारे में, देन उसके बाद में आप टाइप्स ऑफ हिमरेज पढ़ लिए, देन अपन डिफरेंट चीज़ें पढ़े कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्राइमरी हो गया, रिएक्शनरी हो गया, देन उसके बाद सेकेंडरी हो गया, देन उसके बाद अपन ने मैसिव ब्लड लॉस हुआ पेशेंट में, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। अपने होल ब्लड चढ़ा दिया, पैक्ड आरबीसी चढ़ा दी, एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा दिया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा चढ़ाया, उसको क्रायो प्रेसिपिटेट बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन के बारे में बात की अपन लोगों ने। फिर उसके बाद अपन ने एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बात की कि भाई कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स अपन यूज़ करते हैं। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज हो गया, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एसीटेट हो गया, एंड उसका टेम्परेचर क्या होता है। स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि उसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा, ओलिगोरी हो जाएगा। देन उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपने किसी पेशेंट में कर दिया तो डीआईसी का रिस्क हो सकता है। देन अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसके क्या क्या अलग साइड से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपने एनीमिक पेशेंट में दे दिया, ओल्ड एज के पेशेंट में दे दिया, तो उसके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, और उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको ओलिगोरी बता दिया। तो भाई दैट्स इट, ये थी आपकी जनरल सर्जरी के बारे में बेसिक चीज़ें। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे भाई डिफरेंट टाइप्स की जो पोजीशंस अपन यूज करते हैं सर्जरी में, सर्जिकल प्रोसीजर्स में, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें। लिथोटोमी, जो लिथोटोमी पोजीशन वगैरह होगी, डिफरेंट टाइप के भी पोजीशंस के बारे में आप लोगों को बताने वाला। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में आपको बताना कि आपको कैसी लगी क्लास। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।